सेकंड अध्याय देखते हैं ज्योग्राफी का। भूगोल में सेकंड अध्याय देखेंगे भारत का भौतिक स्वरूप। बच्चों आप मतलब भारत के भौतिक स्वरूप में मतलब स्वरूप इट मीन्स आकृति। अब हम भारत की बात कर रहे हैं, भारत के स्वरूप की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम जो है स्थलाकृति की बात करते हैं। तो स्थलाकृति की बात आती है तो हम सबसे पहले देखते हैं कि पहले स्थलाकृति कैसे होती थी और वो फिर बाद में वो परिवर्तित होकर कैसे हो गई। इस प्रकार से जो है हमारी पृथ्वी है बच्चों, इस पृथ्वी पे जो भूभाग है वो इस प्रकार से, वो किसी भी प्रकार का सिर्फ एक ही भूभाग होता था जो आज अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ है। उस भूभाग को हम पेंचिया कहते हैं और पेंचिया का अर्थ ही होता है भूमि का बहुत बड़ा हिस्सा, और वो जो बाकी हिस्सा था वो पेंथालासा कहते हैं, पेंथालासा, जो कि जल का क्षेत्र था। मतलब बहुत सारे जल संधियों को मिलाकर, जल स्रोतों को मिलाकर एक पेंथालासा बना था। और पेंथालासा का भी अर्थ है कि जल का बहुत बड़ा क्षेत्र ही पेंथालासा कहलाता है। अब ये जो पेंजिया था ये दो भागों में डिवाइड हो गया। ये पेंजिया जो है दो भागों में डिवाइड हो गया ऐसे, लारेशिया और गोंडवाना। समझ पा रहे बच्चों? लारेशिया और गोंडवाना ये दो विश्व में डिवाइड हो गया। अब ये जो लारेशिया था इसमें जो था आपके उत्तरी अमेरिका, यूरोप, रूस और एशिया, ये क्षेत्र जो है वो लारेशिया में थे। और जो आपका गोंडवाना था उसमें आपका दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया ये हिस्सा था। और बच्चों यहाँ पे गोंडवाना का जिक्र इसलिए करना हुआ क्योंकि पहले जो है जिसमें ये दो भागों में था लारेशिया और गोंडवाना, उस समय भारत का हिस्सा, जो भारत की जो प्लेटें थी वे एशिया का हिस्सा नहीं थी, वे जो है दक्षिणी अफ्रीका मतलब अफ्रीका से जुड़ी हुई थी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारत जो है प्राचीन समय में शुरू में जो है वो गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा होता था। और फिर बाद में जैसे जैसे इन प्लेटों में जो है वो परिवर्तन होता गया, वो प्लेटें जो है वो खिसकती चली गई। तो जो भारत के हिस्से की जो प्लेटें थी वे प्लेटें जो है वो खिसकती हुई जो है एशिया से जा टकराई। और ये जो बीच में था ना जो ये जो है ये क्षेत्र जो है आपके तैथित सागर का हिस्सा है, ये तैथित सागर था। और जहाँ पे आज के समय में हिमालय पर्वत श्रेणियां है। समझ पा रहे बच्चों जी? ये बात थी स्थलाकृति की। हमें जो है सिर्फ भारत के स्वरूप की बात करनी है तो हम जो है इस लेसन में सिर्फ भारत के स्वरूप की बात करते हैं जी बच्चों। तो हम यहाँ पे देखते हैं भारत के स्वरूप को देखते हैं तो ये भारत का डायग्राम बनाया है, भारत का एक नक्शा बनाया है। और नक्शे के अकॉर्डिंग जो है हम भारत को यहाँ पर अलग अलग भागों में डिवाइड करते हैं। जैसे हिमालय क्षेत्र हो गया, उत्तरी मैदान हो गया, पृथ्वी पे पठार हो गया, भारतीय मरुस्थल हो गया या फिर तटीय मैदान और द्वीप समूह। इस प्रकार से जो है हम भारत को 6 भागों में डिवाइड करते हैं और उन 6 भागों को यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है जो आपका हिमालय क्षेत्र। हिमालय क्षेत्र कौन सा क्षेत्र है? जो भारत का ये जो उत्तरी भाग है ना बच्चों, ये उत्तरी भाग जो है ये सारा क्षेत्र जो है ये क्षेत्र बच्चों आपका कौन सा क्षेत्र रहेगा? ये हिमालय क्षेत्र रहेगा बच्चों। समझ पा रहे हैं? अब इस हिमालय क्षेत्र को, ये जो पूरा हिमालय क्षेत्र है इसको 3 भागों में डिवाइड कर रखा है। जो सबसे ऊपर का हिमालय है उसको उच्च हिमालय या फिर हिमाद्री
उच्च हिमालय या फिर हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। हिमाद्री, ये जो हिमाद्री है बच्चों, जैसे कि नाम से ही पता चलता है, हिमाद्री, हिम मतलब यहाँ की जितनी भी जो ये जो पर्वतीय क्षेत्र है ये बर्फ से ढका हुआ है, हिम से ढका हुआ है। समझ पा रहे हैं। और जो दूसरा हिस्सा है, जो हिमालय के दक्षिण का हिस्सा है, उसको कहते हैं हिमाचल। हिमाचल, हिमालय। और इस क्षेत्र में जो है आप लोगों को दून ज्यादा मिलेगी, जैसे दूसरा देहरादून हो गया, इस प्रकार से दून क्षेत्र ज्यादा मिलेंगे यहाँ पे आपको। और उससे नीचे जो है वो शिवालिक का क्षेत्र है, शिवालिक का क्षेत्र है। समझ रहे हैं। ये जो शिवालिक का क्षेत्र है, यहाँ पर आपको इन्हीं क्षेत्रों में जो है आपको गंगा और यमुना नदियाँ मिलेंगी। और यहाँ पे हम देखते हैं ये जो पर्वतीय क्षेत्र है, ये पर्वतीय क्षेत्र पूर्व पश्चिम से उत्तर पूर्व तक फैला हुआ है। ये जो पर्वतीय क्षेत्र है बच्चों, इसकी जो लंबाई है वो लंबाई 2400 किलोमीटर है। यहाँ से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक इसकी जो लंबाई है वो 2400 किलोमीटर है बच्चों। और इसकी चौड़ाई जो है, चौड़ाई बच्चों 400 किलोमीटर। ये जो क्षेत्र है ना, यहाँ पे इसकी चौड़ाई आपको 400 किलोमीटर से भी 400 किलोमीटर के आसपास मिलेगी। और इधर चलते चलते जो है पूर्वांचल की तरफ चलते चलते हिमालय की चौड़ाई जो है वो 150 किलोमीटर रह जाती है। समझ पा रहे हैं जी। और ये जो पर्वतीय क्षेत्र है, यहाँ पर इस क्षेत्र में जो है विभिन्न प्रकार की नदियाँ भी हैं। जैसे यहाँ पे जो है आपकी सिंधु नदी होगी, जो कि मानसरोवर झील से निकलती है। फिर सिंधु नदी की जो है सहायक नदियाँ हैं, सतलुज, रावी, चेनाब, झेलम, इस प्रकार से। और फिर जो है इधर से जो है गंगोत्री से और यमुनोत्री से गंगा और यमुना निकलती हैं। और फिर गंगा की सहायक नदियाँ हैं, जैसे घग्गर, गंडक, कोसी, इस प्रकार से जो है सोन नदी, ये जो है वो सारी गंगा की सहायक नदियाँ हैं। फिर इधर से जो आपके चीन से एक नदी निकलती है और अपने भारत में आकर जो है वो ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। इस प्रकार से जो है आपके हिमालय क्षेत्र में नदियाँ हैं। और फिर बात आती है बच्चों, ये जो आपका हिमालय क्षेत्र है, इन हिमालय क्षेत्रों में जो आपके हिमालय की जो शीर्ष चोटी है वो भी इन्हीं उत्तरी भारत के ही क्षेत्र में है। जैसे यहाँ पर जो है, यहाँ पे बच्चों एक विशेष बात बतानी जरूरी है, आप लोगों को थोड़ा सा गौर से समझेंगे। आपके पास अगर ये क्वेश्चन आता है कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, फिर से सुनेंगे कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपको आंसर देना है माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में है। समझ रहे हैं। अगर ये पूछा जाए हिमालय की भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपको जवाब देना है सिक्किम में है आपकी कंचनजंगा। समझ पा रहे हैं। और तीसरी बात, और ये पूछा जाए कि ये पूछा जाए कि भारत की सबसे ऊंची चोटी या फिर भारत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, यहाँ पे हिमालय का नाम नहीं है बच्चों। पहले वाले दोनों क्वेश्चनों में हिमालय का नाम था, यहाँ पे हिमालय का नाम नहीं है। यहाँ पे सिर्फ इतना पूछा गया है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपको नाम बताना है वहाँ पे केटू शिखर जो है वो सबसे ऊंचा शिखर है। समझ पा रही हैं जी। ये बात की हमने हिमालयी क्षेत्र की। अब बात करते हैं हम उत्तरी मैदान की। उत्तरी मैदान में क्या देखेंगे बच्चों कि पर्वतीय क्षेत्रों से 3 बड़ी नदियां निकलती हैं, जैसे सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। इन 3 नदियों के बीच का जो क्षेत्र है
वो अक्षेत्र जो है वो उत्तरी मैदान अक्षेत्र है। समझ पा रहे हैं। और ये मैदानी क्षेत्र जो है इन तीनों नदियों तथा उनकी सहायक नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से ही बना हुआ है और जो कि बहुत ही उपजाऊ होता है। तो उस क्षेत्र को जो है हम उत्तरी मैदानी क्षेत्र कहते हैं। समझ पा रहे हैं। ये क्षेत्र जो है बहुत ही उपजाऊ होता है। यहाँ पर कृषि की मात्रा जो है वो सबसे अधिक मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि इस मैदान की जो मिट्टी होती है वो उर्वरक होती है। वो उर्वरक इसलिए है क्योंकि ये गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए जो मलबा होता है, जो मिट्टी होती है, जो गाद होती है, नदियाँ जो है अपने साथ गाद बहा कर लाती हैं, वो गाद बहुत ही उर्वर, बहुत ही उपजाऊ होती है। और ये पूरा मैदान, उत्तरी मैदान जो है वो इन नदियों द्वारा लाई गई गाद से ही बना होता है। इसलिए ये मैदान जो है वो बहुत ही उपजाऊ होते हैं। और उपजाऊ होते हैं तो यहाँ पर जो है कृषि सबसे अधिक मात्रा में की जाती है। समझ पाए बच्चों जी। अब फिर बात आती है प्रायद्वीपीय क्षेत्रों की, इसकी प्रायद्वीपीय पठार की। हम यहाँ पे पठार समझते हैं बच्चों, जैसे कि यहाँ पे दक्कन का पठार है। इस दक्कन के पठार को हमने दो भागों में डिवाइड कर दिया। एक तो दक्कन हो गया, दक्कन का पठार, और ये जो है ये मध्य पठार है। समझ पा रहे हैं बच्चों। यहाँ पर जो है जो मध्य पठार है और ये जो दक्कन का पठार है, ये दोनों एक पठार थे। पर जो नर्मदा नदी यहाँ से गुजरती है, जो नर्मदा नदी विंध्याचल पर्वत से निकलती है, ये नर्मदा नदी इन दोनों पठारों को अलग करती है। और ये जो पठार है ये गोंडवाना लैंड का एक बहुत बड़ा जो साक्ष्य जो होता है, जो चिन्ह, जो सबूत होते हैं, वो सबसे बड़ा सबूत ये है दक्कन का पठार। इससे पता चलता है कि हमारी जो भूमि है ये गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा होती है। समझ पा रहे बच्चों जी। फिर यहाँ पर जो है देखिए मालवा का भी पठार है, मालवा का पठार, जो कि विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के पश्चिम में स्थित है। और मालवा के पठार के उस साइड में मालवा के पठार के पश्चिम की तरफ जो है वो मरुस्थलीय क्षेत्र शुरू हो जाता है। समझ पा रहे हैं बच्चों। तो इस प्रकार से जो है ये जो दक्कन का पठार है, ये नर्मदा नदी के इर्द गिर्द का इसके चारों तरफ का जो क्षेत्र है वो सारा क्षेत्र जो है वो दक्कन का पठार कहलाता है। समझ रहे हैं। और इसके साथ साथ ही आप लोगों को यहाँ पे छोटा नागपुर का एक पठार मिलेगा, छोटा नागपुर का पठार। बच्चों ये जो दक्कन का पठार है ना, या फिर मध्य पठार जो है, या फिर छोटा नागपुर का पठार है, ये तीनों पठार जो है वो पहले एक होते थे। पर अब तीनों के बीच में जो है वो मतलब तीनों जो है वो अब अलग अलग है। ये जो मध्य पठार और दक्कन का पठार जो है वो नर्मदा नदी के कारण अलग है। और जो दक्कन का पठार और जो छोटा नागपुर का पठार है वो भूमि अपरदन, मृदा अपरदन के कारण जो है वो अलग अलग हुआ है। समझ पा रहे हैं बच्चों जी। अब बात आती है भारतीय मरुस्थल की। बच्चों भारतीय मरुस्थल की बात आती है तो हमारा ध्यान जो है वो राजस्थान की तरफ जाता है। मरुस्थल की जहाँ पे बात आएगी तो हमारे दिमाग में, हमारे जहन में जो है वो राजस्थान ही आता है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो राजस्थान का क्षेत्र है, यहाँ पे हमारा मरुस्थल है जिसको हम थार मरुस्थल के नाम से जानते हैं। समझ पा रहे हैं। यहाँ जो है ये जो हमारा जो पश्चिम का जो क्षेत्र है, पूर्व पश्चिम का जो भारत का पूर्व पश्चिम के हिस्से में जो राजस्थान है, वो क्षेत्र जो है वो आपका मरुस्थलीय क्षेत्र है। और उस क्षेत्र को जो है हम थार मरुस्थल के नाम से जानते हैं। यहाँ पर क्या है बच्चों, यहाँ की मिट्टी जो है वो बालू मिट्टी है। यहाँ पानी की बहुत अधिक कमी है। यहाँ पर मतलब किसी भी प्रकार की जल सुविधा नहीं है। कभी कभी जो है
वो वर्षा के समय में 150 mm तक यहाँ पर वर्षा होती है और वर्षा के समय में ही हम कहीं कहीं पर जल देख सकते हैं, अदरवाइज जो है यहाँ पर जल की बहुत अधिक कमी होती है। समझ पा रहे हैं बच्चों जी। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं तटीय मैदान। बच्चों तटीय मैदान कौन से होते हैं? बच्चों जैसे हमने जो देखा था ना, क्या ये जो क्षेत्र है ये आपके भारत का जो पश्चिमी क्षेत्र है और इधर पूर्वीय क्षेत्र है। पश्चिमी क्षेत्र जो अरब सागर के तट पर है और पूर्वीय क्षेत्र जो बे ऑफ बंगाल की खाड़ी के तट पर है। ये क्षेत्र मुख्य भूमि से अरब सागर के बीच का जो क्षेत्र है ये वाला क्षेत्र बच्चों, तो इधर ये वाला क्षेत्र, ये क्षेत्र जो होता है ये तटीय क्षेत्र कहलाते हैं। और हमारे यहाँ जो है वो पश्चिमी तटीय क्षेत्र और पूर्वीय तटीय क्षेत्र, दो प्रकार के तटीय क्षेत्र पाए जाते हैं। समझ पा रहे हैं? पर ये जो तटीय क्षेत्र है ना बच्चों, ये कम चौड़ा है, इसकी चौड़ाई जो है वो कम है अपेक्षा पूर्वी तटीय क्षेत्र के। ये पूर्वी तटीय क्षेत्र जो है वो काफी चौड़ा है। समझ पा रहे हैं? और ये जो तटीय क्षेत्र है ये निरंतर है, लगातार है और ये जो है बीच बीच में टूटा हुआ है। समझ पा रहे हैं जी बच्चों। और फिर बात आती है आगे, नेक्स्ट बात आती है द्वीप समूहों की। जैसे कि आपको पता है कि भारत में जो है वो 2 द्वीप समूह हैं आपके हैं, इसमें जो है अरब सागर में और नीचे जो है हिंद महासागर है, यहाँ पर जो है लक्षद्वीप समूह मिलेंगे। बच्चों मैंने यहाँ पे आपको दोनों नाम बताए, अरब सागर और हिंद महासागर। बच्चों मैं आपको बता देना चाहता हूँ क्या है कि ये जो अरब सागर या फिर इधर बे ऑफ बंगाल है, ये जो है ये हिंद महासागर की ही जल राशि है। समझ पा रहे हैं? अगर हम ये कहें ना कि लक्षद्वीप समूह जो है वो अरब सागर में है तो भी आपका सही रहेगा, और अगर हम ये कहते हैं कि हिंद महासागर में है तो भी आपका सही रहेगा आंसर। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि ये जो पूरा क्षेत्र है ना बच्चों, ये पूरा क्षेत्र हमने, ये पूरा क्षेत्र जो है, ये पूरा जल का जो क्षेत्र है, ये पूरा क्षेत्र हिंद महासागर का क्षेत्र है। पर हमने जो है हिंद महासागर को समझने के लिए उसको छोटी छोटी जल राशियों में डिवाइड कर रखा है, इसलिए इस क्षेत्र को जो है ये जो जल राशि है इसको हम अरब सागर के नाम से जानते हैं, और ये जो जल राशि है इसको हम बंगाल की खाड़ी के नाम से जानते हैं। समझ पा रहे हैं जी? तो हम बात कर रहे थे द्वीप समूह की। हमारे यहाँ जैसे कि आपको जानकारी है लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित हैं। तो हम यहाँ पे पहले बात करते हैं लक्षद्वीप समूह। बच्चों लक्षद्वीप समूह के बारे में शायद आप लोगों को जानकारी नहीं है, पर लक्षद्वीप समूह को जो है जो निर्माण हुआ था वो निर्माण थोड़ा सा आप लोगों को अजीबोगरीब लगेगा। वो कैसे? क्योंकि लक्षद्वीप को जो है जो निर्माण हुआ था इस सागर में, अरब सागर में जो छोटे मोटे जो समुद्री जो कीटाणु होते हैं, जो जीव जंतु होते हैं, उनका जो शव है, उनकी जो डेड बॉडी है, उनके एक जगह इकट्ठे होने से हुआ है, जो कि एक जगह इकट्ठे होने के बाद जो है वो कठोर अवस्था में तब्दील हो गए और जिससे जो है एक द्वीप का, एक टापू का रूप ले लिया, जिसको हम लक्षद्वीप कहते हैं। समझ पा रहे हैं जी? और इसी प्रकार से जो है, वैसे तो लक्षद्वीप समूह में काफी द्वीप हैं, पर यहाँ जो है कुछ एक द्वीपों पर ही जीवन संभव है, मतलब कुछ ही द्वीपों पर मानव इंसान रहते हैं। समझ पा रहे हैं जी? इसी प्रकार से जो है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जो कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है। बच्चों मैं फिर बताता हूँ आपको, अगर आप इसको ये कहो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है तो भी आपका राइट आंसर है, और आप ये कहो कि हिंद महासागर में स्थित है तो भी आपका आंसर जो है वो राइट रहेगा। समझ पा रहे हैं जी? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करते हैं। जो ऊपर का क्षेत्र है बच्चों ये अंडमान है, और जो नीचे का क्षेत्र है ये निकोबार द्वीप समूह है। और बच्चों अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक विशेष बात ये है
कि जिस प्रकार 2004 में, जहाँ पर जो है 2004 में सुनामी आई थी, 2004 में जो सुनामी आई थी ना, तो जिसकी वजह से तकिया क्षेत्र पे बहुत ज़्यादा तबाही भी हुई थी। उस सुनामी में जो है अंडमान निकोबार का जो है इंदिरा पॉइंट, एक हमारा जो है वो भारत का हिस्सा था, निकोबार में था इंदिरा पॉइंट, वो जो है डूब गया 2004 की सुनामी में। समझ पा रहे हैं जी। तो ये जो है इस प्रकार से इस द्वीप के बारे में जो है विशेष जानकारी थी। बच्चों उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेसन जो है अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ आए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल SGS मिरेकल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और आप लोगों का जो भी डाउट रहता है उसको कमेंट करें, और हम आपका जो है कमेंट समय पर जो है आपका जो भी डाउट है वो समय पर जो है सोल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।